अब हम आ गए अपने इस चैप्टर की एंडिंग पर, जो हमने चैप्टर 22 स्टार्ट किया था, जो कि एनसीईआरटी का पार्ट है बायोलॉजी, जिसमें हमने पढ़ा था एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन एंड उनकी कमी से अगर कोई डिजीज़ हो रही थी तो वो सब। अब हम इस चैप्टर का एंड टॉपिक कवर कर रहे हैं, हार्मोन क्रिया की क्रियाविधि। कि हार्मोन, हमें ये तो पता चल गया है कि हार्मोन कहाँ से निकलेंगे, हार्मोन निकलेंगे एंडोक्राइन सिस्टम से। बट ये जिस सेल पे जाना है, जिस कोशिका पर जाना है, वहाँ पर ये कैसे जाते हैं, हमें सब पता चल गया कि हाँ, एड्रिनल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है और वो क्या काम करता है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है और वो क्या काम करता है, पीयूष ग्रंथि से क्या हार्मोन निकलता है और वो भी क्या काम करता है। बट कैसे एक कोशिका से दूसरी कोशिका को पता होता है कि हाँ कि यही है वो हार्मोन जिसकी मुझे ज़रूरत थी। भाई, पीयूष ग्रंथि से ग्रोथ हार्मोन निकलते हैं, एफएसएच निकलते हैं। तो इस एफएसएच को कैसे पता कि इसको ओवरी के पास ही जाना है, कैसे पता कि इसको ओवरी के पास ही जाना है, वहीं पर इसकी डेस्टिनी है, वहीं पहुंचना है, कि ओवरी को मेरी ज़रूरत है। इस हार्मोन को कैसे पता, और इस ओवरी को कैसे पता कि हाँ यही वो एफएसएच है जिसकी मुझे ज़रूरत थी। समझ रहे हो बात को समझ रहे हो कि एफएसएच को कैसे पता कि यहाँ इसको मेरी ज़रूरत है, और ओवरी को कैसे पता कि जिसकी मुझे ज़रूरत थी वो यही तो है। ये अभी पता चल जाएगा कि इन दोनों को आपस में कैसे पता कि हाँ यही एक दूसरे के लिए बने हैं। ये हार्मोन यहीं आने के लिए क्यों बना है। हमको ये तो पता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन निकलते हैं और हार्मोन पर्टिकुलर अपने अंग पे जाके अपने फंक्शन शो करते हैं, बट कैसे पता उस अंग को कि यही है वो हार्मोन और मुझे अब मेरा काम करना है। और हार्मोन को कैसे पता, वो तो रक्त के साथ बहा जा रहा है, नलिका तो है नहीं, रक्त के साथ बहा जा रहा है, इसको कैसे पता कि हाँ मुझे यहीं पहुँचना है। अभी पता चलेगा ये कैसे पहुँचना है। मतलब ये समझ रहे हो, ओवरऑल मैं यही समझाने वाली हूँ। इस चैप्टर का एंड आ गया है और हम यही समझेंगे कि हार्मोन को कैसे पता किसी कौन से अंग पे जाना है, और अंग को कैसे पता कि हाँ यही है वो हार्मोन जिसकी मुझे ज़रूरत थी। यही पढ़ने वाले हैं और यही एंड है। इसको पढ़ने के बाद चैप्टर एंड है। तो आइए हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये जो लिखा हुआ है ना, इसमें जितना भी ये लिखा हुआ है, इसको मैं डायग्रामेटिकली समझाने वाली हूँ कि हार्मोन ग्राही क्या होता है, कोशिका झिल्ली क्या है ये अभी मैं सब समझाने वाली हूँ। बस ध्यान से सुनना, एंडिंग आ गई है चैप्टर की, ख़त्म है इसके बाद चैप्टर 22। ये देखिए, ये मैकेनिज्म है, ये वाली मैं एक्सप्लेन करूँगी, ये वाली थोड़ी देर में भी। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले ब्रीफ पॉइंट चालू करते हैं। ये हार्मोन्स की लिस्ट दी गई है, मैं पढ़ा चुकी हूँ कि अमीनो अम्ल कौन कौन से हार्मोन बनाता है। मैं बता चुकी थी कि नेफ्रीन, एपिनेफ्रीन, याद आ रहा है, एड्रिनलिन, नॉन एड्रिनलिन अमीनो अम्ल, ठीक है। मैंने ये बताया है कि प्रोटीन युक्त हार्मोन कौन से हैं, पेप्टाइड युक्त हार्मोन कौन से हैं, आते थे कि यह एक पेप्टाइड हार्मोन है, यह एक प्रोटीन हार्मोन है, सब बता चुके हैं, ये सब पढ़ चुके हैं अपन को याद ही रखना है ये सब कि कौन सा हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन है। देखो इसके आगे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है कि पेप्टाइड हार्मोन की लिस्ट, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन की लिस्ट, और प्रोटीन कौन कौन से, देखो ये लिस्ट लिखी हुई है। ये देखो यहाँ के जितने भी हार्मोन हैं वो पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन के बने हैं। ये देखिए स्टेरॉइड कौन से हैं हार्मोन, स्टेरॉइड का काम करते हैं, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरोन, ये स्टेरॉइड हैं, ये भी पढ़ चुके हैं।
ये सब पढ़ चुके हैं वृषण में। और ये जो अंडाशय से निकलते हैं ना ये हार्मोन, ये वही है स्टेरॉइड। आयोडोथायरोइन ये भी पढ़ा है, थायराइड ग्रंथि से निकालते हैं। T3 T4 सब पढ़ा है। ये अमीनो अम्ल का ही पढ़ा था, एपिनेफ्रीन। मैं बता रही थी कि अमीन अमीन क्यों वर्ड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अमीनो अम्ल से बना था, इसलिए अमीन अमीन यूज़ कर रहे थे लास्ट में उसके। ये सब पढ़ चुके हैं। तो इन सभी हार्मोन की लिस्ट है वो याद करनी ही करनी है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपके जो एनसीईआरटी में है यहाँ पे तो सिर्फ इतना ही दे रखा है कि एक हार्मोन कैसे अपना फंक्शन कर रहा है। आगे लेवल जब अप होगा ना, तब तो आपको एक एक हार्मोन की सिग्नलिंग पढ़नी पड़ेगी कि हाँ जी बताओ इंसुलिन कैसे काम कर रहा है, ग्लूकागोन कैसे काम कर रहा है, ये सब पढ़ना पड़ेगा। अभी तो एनसीईआरटी में सिर्फ ओवरऑल बता दिया कि हाँ ये हार्मोन है, ये यहाँ पे आके पहुँच गया, ये लो काम खत्म। बट आगे जब मास्टर्स में आओगे इन फ्यूचर, तो एक एक हार्मोन के बारे में पढ़ना है कि हाँ जी ये हार्मोन है और इस अंग पे जाएगा और ये काम करेगा और ऐसे ऐसे करेगा और फिर इसके बाद ये आएगा। अभी इतनी मेहनत नहीं करनी है। अभी तो नॉर्मली अपन को इसकी मैकेनिज्म समझनी है कि हाँ एग्जैक्टली होता क्या होगा, एग्जैक्टली होता क्या होगा। अपन मैकेनिज्म नहीं पढ़ रहे सॉरी बैठ के सारे हार्मोन्स की। अपन सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि हाँ हमें तो ब्रीफ में बता दो कि एक हार्मोन को कैसे पता कि इसको यहाँ पहुँचना है, और उस बॉडी पार्ट को कैसे पता कि हाँ जी ये वही हार्मोन है। हमें तो बस एक लाइन में बता दो ये। तो मैं वो एक लाइन में बताने वाली हूँ, अब सुनना ढंग से। ये सारा का सारा मैं एक ही बारे में बता दूंगी। कोशिका झिल्ली का नाम सुना है? कोशिका झिल्ली अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। हर सेल, जितनी भी सेल होती है उसकी जो बाउंड्री होती है, जो आउटर कवरिंग होती है, कोशिका झिल्ली की तो बनी होती है, ताकि बाहर से कोई फालतू की चीज़ अंदर ना आ जाए और अंदर से कोई इम्पोर्टेंट चीज़ बाहर ना चली जाए। अपनी शेप एंड साइज़ बना के रखेगी सेल की कि भाई फटफटा ना जाए, सब कुछ बैलेंस में रहे। तो क्या है, अपनी पूरी सेल को एक कवरिंग मिलती है कोशिका झिल्ली। तो ये मैंने वही बनाई है। मैं पूरी तो बनाने बैठूंगी नहीं, ये इस तरह से है, ये इस तरह से है, पर ये बना नहीं रही, घोच पोच हो जाएगा ऐसे तो ज़्यादा ही। ठीक है, यहाँ पे कोशिका झिल्ली पे क्या होता है, जितने भी ऑर्गन हैं उनमें कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं में उनकी कोशिका झिल्ली है, और उन पे क्या होते हैं, उनके ग्राही होते हैं। इंग्लिश में कहा जाता है इन्हें रिसेप्टर। याद रखना है बस, अगर ये मैकेनिज्म समझनी है तो याद रखना है, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, कोई शॉर्टकट नहीं है, ये खुद ही शॉर्टकट है एक। हर झिल्ली पर क्या होता है, इसका ग्राही होता है। सब कोशिका, मतलब अगर मान लीजिए कि थायराइड की ग्रंथि है, तो थायराइड भी तो किसी न किसी चीज़ से बना है ना, किसी न किसी कोशिकाओं से तो बना है। तो उसके स्पेशल फीचर अलग है, उसकी बॉडी पे उसकी जो थायराइड ग्रंथि है उसके फीचर्स अलग हैं, उसकी कोशिकाओं के फीचर्स अलग हैं, उसके कार्य करने की क्षमता अलग है, दिखने में भी अलग है, तो उसके रिसेप्टर भी अलग ही होंगे। इसी प्रकार सभी अंग के, सभी ग्रंथियों के, सभी बॉडी पार्ट के, सभी कोशिकाओं के सेल पर, कोशिकाओं पर अपने अपने अकॉर्डिंग रिसेप्टर होंगे, ग्राही होंगे। अंडाशय है तो अंडाशय के ऊपर वो खास वाले होंगे जिनकी उनको ज़रूरत होगी कि हाँ हमें ये वाले ग्राही रखने हैं, ताकि बाहर से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी तो वो यहाँ से बाइंड होएगी और हम अंदर कैच कर लेंगे। भाई अपन डोर पे हैं तो सिर्फ वही पर्सन तो एंट्री लेगा जो नोन है, अननोन की एंट्री भी उतरेगी क्या घर में? नहीं ना, अननोन की एंट्री थोड़ी ना होगी घर के अंदर। जो नोन है, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड सर्कल हैं, उन्हीं की एंट्री होगी कि हाँ जी डोर पे ये आए हैं, गेट खोला, हाँ जी आ जाइए अंदर। कोई हर किसी को थोड़ी ना अंदर घुसा लोगे, ऐसा नहीं होता है। तो सभी कोशिकाओं के पास अपने अपने दरवाजे हैं, जिनको उनकी ज़रूरत होती है ना वो उनको अंदर ले लेते हैं। समझ रहे हो बात को? तो सभी कोशिकाओं के अपने अपने रिसेप्टर हैं। इतनी बात क्लियर हो गई मेरे हिसाब से। हर चीज़ के ग्राही अलग होते हैं,
अगर सेल को प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन ग्राही होते हैं, प्रोटीन के रिसेप्टर होंगे। मेरी सेल को अंदर ज़रूरत है कि अभी विटामिन आए हैं, खाना वाना खाया है, विटामिन आ गया बॉडी में, चलो हमको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, हमको भी दो भाई थोड़ा सा, तो गेट खुलेगा, हम विटामिन ले लेंगे अंदर। अभी कार्बोहाइड्रेट आ गया खाने में, हाँ भाई हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो गेट खुलेगा, हाँ जी लाओ पकड़ लो वहाँ से, और अंदर कार्बोहाइड्रेट। इसी तरह वसा हो, कुछ भी हो। इसी तरह हार्मोन भी है भाई, अंडाशय को प्रोजेस्टेरोन की ज़रूरत है, एफएसएच की ज़रूरत है। तो जैसे ही पीयूष ग्रंथि एफएसएच की या फिर प्रोजेस्टेरोन की या और भी किसी की जो भी अंडाशय को ज़रूरत है उसका स्रावण करे, पीयूष ग्रंथि ग्रोथ हार्मोन का करे या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग का करे, पुट्टिका का करे, हमको वो हार्मोन चाहिए, हमारे अंडाशय को वो हार्मोन चाहिए, तो हमारी जो अंडाशय की जो ये जो झिल्ली होगी ना, उस पर उसी तरीके के ग्राही होंगे। जैसे ही रक्त में क्या आया, एफएसएच आया, ये लो जी एफएसएच का रसायन आ गया, आ गया, ये क्या है, एफएसएच, एफएसएच आ गया। तो भाई मेरे अंडाशय की जो कोशिका झिल्ली थी उसको यही चाहिए था कि जैसे ही रक्त के साथ साथ एफएसएच आए तो उसको जाने नहीं देने का, उसको अंदर ले लेना है, क्योंकि मुझे चाहिए, वो मुझे ज़रूरत है उसकी। तो जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन की झिल्ली पर कौन आया, एफएसएच आ गया, तो ग्राही ने क्या किया, तुरंत पकड़ लिया इसको, आ जाओ भाई आ जाओ, ज़रूरत है तुम्हारी। पकड़ने के बाद क्या हुआ, ये इससे बाइंड कर लेगा, और जैसे ये बाइंड हो गया तो हल्ला मच जाएगा कि भाई साहब एफएसएच बाइंड हो गया है, बोलो क्या करना है। तो अंडाशय बोलेगा भी करना क्या है, अंदर भेजो उसको, काम है उससे ही। तो जैसे ही इसकी बाइंडिंग हुई वहीं अंदर बॉडी में क्रियाएं स्टार्ट हो गई कि हाँ भाई इसी की ज़रूरत थी और ये आ गया, तो क्रियाएं विधि स्टार्ट हो जाएगी, इससे रेस्पॉन्स निकलेंगे, और वो रेस्पॉन्स किसके पास जाएंगे, वो रेस्पॉन्स जाएंगे केंद्रक के पास। और एक केंद्रक में जैसे ही आएगा, केंद्रक में ये जैसे ही आएगा अपने डीएनए से बाइंड होगा। डीएनए क्या करेगा, डीएनए से क्या बनेगा, ये डीएनए है, डीएनए से डीएनए भी बनता है और डीएनए से एमआरएनए भी बनता है, और एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा इसका स्पेशली। और जैसे ये बनेगा तो ये जहाँ इसको जाना है वहाँ जाएगा, अंडाशय के जिस भाग पे इसको जाना है वहाँ जाके अपना काम शुरू कर देगा। तो ये थी ओवरऑल मैकेनिज्म हार्मोन की क्रियाविधि की, कि हार्मोन जहाँ पे ज़रूरत था वहाँ पे पहुँच गया, तो जिस अंग को उसकी ज़रूरत होगी तो उसके पास उसके ग्राही होंगे, वो ग्राही होंगे तो वो उससे बाइंड कर लेंगे, उसको जाने नहीं देंगे और वो उसको अंदर ले लेंगे। जैसे ही वो बाइंड हुआ उसकी क्रियाविधि स्टार्ट हो गई कि हाँ जी बाइंड हो गया, बोलो क्या करना है। बाइंड होते ही भाई अंदर लिया इसको, मैकेनिज्म स्टार्ट, फटाफट डीएनए कॉपी बनाने स्टार्ट करी, आरएनए बनाया, आरएनए जाके प्रोटीन बनाया, और बाद में फटाफट वहाँ पे कोड किया कि भाई एफएसएच का क्या काम था, हमने पढ़ा था पीयूष ग्रंथि से निकलता था एफएसएच, क्या काम था, पुट्टिका निर्माण का। क्या काम था, पुट्टिका निर्माण का। पुट्टिका निर्माण कहाँ होती थी, पुट्टिका निर्माण होती थी अंडाशय में। याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है तो पढ़ लो, याद रहना चाहिए, ऐसे याद नहीं करोगे तो फिर तो ये वेस्ट जाएगा, टॉपर ऐसे टॉपर नहीं होते, ठीक है। एफएसएच का क्या काम था, सबसे स्टार्टिंग की ग्रंथि यही थी, हाइपोथैलेमस के बाद पीयूष ग्रंथि, कौन कौन से हार्मोन निकाल रहा था ये भी पता होना चाहिए, कौन से पार्ट से निकल रहा है और कौन से पार्ट के भी कौन से पार्ट से निकल रहा है। एफएसएच निकला, इसका हमने फंक्शन पढ़ा था वहीं पे, पीयूष ग्रंथि में पढ़ लिया था कि इसका फंक्शन था कि पुट्टिका निर्माण को प्रेरित करता है ये। तो देखा कैसे निर्माण को प्रेरित करते हैं, अभी अभी समझ में आया। वहाँ पे बोलते थे कि हार्मोन जाके ये काम करते थे, कैसे करते थे, समझ में आया कि ऐसे पर्टिकुलर ऑर्गन पे जाते थे, वहाँ पे काम करते थे, कैसे करते थे, ऐसे करते थे। इतना काम करना पड़ रहा है तब जाके काम हो रहा है, ठीक है। तो ये ओवरऑल बताइए, और यही सब इसमें दिखाया गया है, इसमें लिखा हुआ है सब कुछ, ये जो मैंने अभी समझाया है ना आपको वो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। पढ़ देती हूँ एक बार मैं। हार्मोन ग्राहियों के साथ जुड़कर हार्मोन ग्राही सम्मिश्र का निर्माण करता है। देखो हार्मोन
कौन सा हार्मोन लिया मैंने यहाँ पे, FSH, ग्राहियों के साथ। देखो ये ग्राही जुड़ जाएगा, देखो मैंने बताया था ना बाइंड कर जाएगा, बाइंड किया और एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा ये ऐसा। देखो ये कॉम्प्लेक्स सा बन गया ना, देखो ये जुड़ा हुआ सा, कर लिया, कर लिया जी। प्रत्येक ग्राही सिर्फ एक हार्मोन के लिए विशिष्ट है, मतलब FSH जो हार्मोन है ना, इसके लिए स्पेशल ही ग्राही है। ऐसा नहीं कि किसी के पास भी जाके बाइंड हो गया और उन्होंने चालू कर दिया काम। ये ग्राही जो था FSH का, वो अंडाशय के पास ही था, अंडाशय के अलावा और किसी के पास नहीं था, इसलिए बेचारा कभी FSH बाइंड ही नहीं कर पाया किसी और के साथ। समझ रहे हो? तो प्रत्येक हार्मोन और उनका जो रिसेप्टर है, जो ग्राही है, वो स्पेशल है, एक दूसरे के लिए बने। मतलब जो FSH है, जिसका काम है कि अंडाशय के पास जाना है, तो वो अंडाशय के पास ही जाएगा। अगर किसी और के पास भी चला गया, मान लो अग्नाशय के पास भी चला गया, तो अग्नाशय के पास तो इसकी ग्राही नहीं है ना, इससे बाइंड करने वाला कोई नहीं है उधर, तो वहाँ ये जाएगा तो भी कोई मतलब है ही नहीं। चल जाओ, बाइंड तो होने से रहा, बाइंड तो ये यहीं होएगा जहाँ पे इसका जोड़ीदार है ग्राही, वहीं आके बाइंड होएगा, तो ये बाइंड हो गया। ये इसी लाइन का मतलब था। अतः ग्राही विशिष्ट होते हैं, मतलब जैसे हार्मोन विशिष्ट है वैसे उनके ग्राही भी विशिष्ट है। स्पेशल हार्मोन, स्पेशल रिसेप्टर, मतलब ग्राही। ग्राही को इंग्लिश में बोल रहे हैं रिसेप्टर, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। हार्मोन ग्राही सम्मिश्र के बनने से लक्ष्य ऊतक में कुछ जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं, अतः लक्ष्य ऊतक में उपापचय एवं कार्यकी का नियमन हार्मोन द्वारा होता है। मतलब ये ओवरऑल वही बोल रहा है जो मैंने यहाँ पे समझाया है कि जैसे यहाँ पे ग्रहण किया उसके बाद ये वही काम करेगा जो ये इस काम के लिए बना है। FSH वही काम करेगा जिसके लिए इसको बुलाया गया है। ठीक है, ये कुछ हार्मोन है जो 100% आपको याद ही होने चाहिए। और इसके अलावा भी अपन बहुत सारे हार्मोन पढ़ चुके हैं, उनकी डिजीजेज भी पढ़ चुके हैं, वो भी आपको याद होने चाहिए। सिंपल, खत्म बात दरी। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ती हूँ मैं, ये वाला। जो हार्मोन झिल्ली योजित ग्राहियों से क्रिया करता है साधारणतः लक्ष्य कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाते। अच्छा, अब ये जो बाइंड का जो सेटअप बना है ना, ये एज इट इज है ना, केंद्र के पास तो नहीं पहुंच पाएगा। ये लाइन ये कहना चाह रही है कि तुमने बाइंड तो कर दिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा ये सेटअप अंदर के अंदर ऐसे कैसे एंटर हो जाएगा। नहीं, ये जैसे ही बाइंड हुआ है ना, तो बस इसका एक सिग्नल जाएगा अंदर कि हाँ जी मैं बाइंड हो गया है, चालू करो काम। प्रेरित करता है ये आपके काम को कि हाँ जी मैं आ गया हूँ, काम शुरू कर दो आप। सेटअप अंदर अच्छा खासा है, बस वो रेडी है कि हमें कुछ सिग्नल दे और हम चल जाएं। मतलब वो बोलते हैं ना कि हमने ना विदेश जाने की या फिर बाहर घूमने की पैकिंग कर रखी है, मस्त टकाटक बैग पैक कर रखे, बोतल रख रखी है, बस हमें पैसे चाहिए और ऑर्डर चाहिए किसके, पेरेंट्स के, कि हाँ बेटा जाओ। इतना ही वेट कर रहे हैं और जैसे ही ऑर्डर देंगे, देखो ये माँ बाप जैसे ही ऑर्डर देंगे ये लो भागे हम तो, बस ये और कुछ नहीं है। माँ बाप थोड़ा जाएंगे साथ में, माँ बाप थोड़ा जाएंगे, FSH थोड़ा जाएगा अंदर। इसका तो काम था ना प्रेरित करने का, माँ बाप का तो काम था ना कि हाँ भाई आज्ञा देने का, हाँ जी ठीक है बेटा जाओ और ये लो थोड़े पैसे, बस इतना ही तो चाहिए था। बाकी अंदर का सेटअप तो तैयार ही था कि हमें यही काम करना है, क्योंकि हम बने इसलिए, बस हमको आके कोई उठा दे कि हाँ जी काम शुरू करो, उठाना तो पड़ेगा। ऐसे नॉन स्टॉप ना चालू रहेंगे, ज़्यादा श्रवण करेंगे तो प्रॉब्लम, कम करेंगे तो प्रॉब्लम। इससे अच्छा कि जब ज़रूरत हो ना आपको तभी उठाना हमें, टाइम से ना पहले उठाना ना टाइम के बाद उठाना। ना हम ज़्यादा हार्मोन स्रावित करेंगे ना हम कम हार्मोन स्रावित करेंगे। जब ज़रूरत हो ना बॉडी को उसी वक्त हमें एक्टिवेट कर देना, हम काम कर लेंगे अपना, ख़त्म। यही था। तो ये अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, बट इन्होंने क्या है कि अपने है ना कुरियर बॉय लगा रखे हैं। वो कुरियर बॉय का नाम क्या है, उन संदेशवाहकों का नाम क्या है, सेकेंडरी मैसेंजरों का नाम क्या है, साइक्लिक AMP, IP3 और कैल्शियम। ये जो तीनों है ना, ये तीनों इसके क्या है, कुरियर बॉय हैं, हेल्पर हैं, द्वितीयक मैसेंजर है। याद रखना ये क्वेश्चन आएगा, लिख लो ये क्वेश्चन आएगा कि द्वितीयक संदेशवाहकों के नाम बताइए। अभी तो पढ़ा होगा तभी तो बताएंगे, हमें तो प्राथमिक का ही नहीं पता, आप द्वितीयक का पूछ रहे हो। प्राथमिक मैसेंजर कौन है फिर? अरे ये है प्राथमिक मैसेंजर, प्राइमरी मैसेंजर यही तो है। प्राइम में यही तो मैसेंजर लेके आते हैं कि हाँ जी ये काम चालू करना। ये सेकेंडरी मैसेंजर तो क्या है, जैसे ये आ जाएंगे उसके बाद ये एक्टिवेट होंगे कि हाँ जी वो बाइंड होंगे, तो ये मैसेज लेके आएगा कि हाँ जी वो बाइंड हो गए सर जी, आप काम चालू कर दो।
बस वो दूसरे कौन नहीं है हेल्पर, साइक्लिक AMP और IP3 और ये कैल्शियम। ये 3 याद कर लो, मुझे लगता है कि कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, ये याद हो गया होगा। एक है साइक्लिक AMP, दूसरा है IP3 और तीसरा है कैल्शियम। मुझे लग रहा है ये याद करने में दिक्कत नहीं है, ये याद हो गया, मैंने लिख दिया इधर, याद हो गया, समझो याद हो गया, बस हो गया याद। तो ये थी क्रियाविधि। अब देखो इन्होंने भी एक डायग्राम से समझाया है, बिल्कुल समझाया है। हार्मोन दिखाया इन्होंने, जी हार्मोन दिखाया है। देखो इन्होंने कौन सा एग्जाम्पल लिया है, FSH का। FSH कहाँ से निकलती है, पीयूष ग्रंथि से। याद कर लो, जितना रिवीजन करोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। इस दुनिया का सबसे बोरिंग काम यही है कि पढ़ी हुई चीज़ को बार बार पढ़ना, कि भाई ये पढ़ लिया, कितनी बार पढ़े। नहीं बेटा, पढ़ो, रिवाइज करते रहो, ताकि ज़िंदगी में कभी भूलो ही ना। क्योंकि आइंस्टाइन तो है नहीं ना सबकी एक बार पढ़ा और याद हो गया, वो तो बहुत ही लाखों में से एक होता है जिसने एक ही बार पढ़ा लेकिन उसको ज़िंदगी भर सब कुछ याद रहा है वो चीज़। हम नहीं है वैसे, हमको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा बार बार, ताकि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाले काम नहीं हो कि एग्ज़ाम में जब पेपर देखे ना तो वहाँ देखने के बाद अरे यार ये पढ़ा तो था, भूल गए, लेकिन पढ़ा था, कुछ तो था, ये द्वितीयक मैसेंजर था, पढ़ा था, मैम ने पढ़ाया था, क्या तो था। ऐसा होएगा वहाँ बैठ के फिर। इससे अच्छा अभी पढ़ लो, इससे अच्छा अभी पढ़ लो। तो हार्मोन है, हार्मोन है जी। अब ये हार्मोन कोई से भी हो सकते हैं, यहाँ पे तो FSH लिया है, पीयूष ग्रंथि से नहीं निकला है। इसके अलावा तो और भी हार्मोन हो सकते हैं, पेप्टाइड के भी हार्मोन हो सकते हैं, अपन ने पढ़े हैं। अमीनो अम्ल के भी हार्मोन हो सकते हैं, वो भी हमने पढ़े हैं। स्टेरॉयड के भी हार्मोन है, वो भी हमने पढ़े हैं। सब लोग आएंगे और अपने अपनी जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ जाएंगे। अब FSH की कहाँ ज़रूरत है, FSH की कहाँ ज़रूरत है, अंडाशय को। तो ये अंडाशय की, ये जो अंडाशय है पूरा, इसकी कोशिका के झिल्ली के पास आ जाएगा। कैसे आएगा, भटकता भटकता आ जाएगा, रक्त के साथ साथ फ्लो होगा। अरे बॉडी के सारे पार्ट में तो ब्लड फ्लो हो रहा है, तो अंडाशय में भी तो, वहाँ पे भी तो जाएगा ब्लड, वहाँ पे तो जाएगा ब्लड, तो वहाँ पे आ गया। और जैसे ही हार्मोन यहाँ पे आया तो ये ग्राही तो हैप्पी हो गया कि देखो देखो वो आ गया, आ गया, आ गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जैसे ये ग्राही देखा इसको कि अरे हार्मोन आ गया, ये आया इसके पास, ये इससे बाइंड हो गया। और जैसे ये बाइंड हुआ, अंदर भूचाल मच गया कि अरे जी FSH आ गए, काम चालू करो। तो काम चालू कौन करेंगे, ये ऑर्डर लेके कौन जा रहा है एक्चुअल में, ये द्वितीयक मैसेंजर। ये देखो चक्रीय AMP, साइक्लिक शॉर्ट में लिख रही हूँ, साइक्लिक AMP, कैल्शियम, और एक और रह गए यहाँ पे IP3। ये लोग चालू कर देंगे क्या, अपना मैसेज लेके जाएंगे किसके पास, केंद्रक के पास, कि वो आ गए, चालू करो। क्या चालू करो, काम। मतलब कि ये जैसे ही आएगा वो क्या काम करेगा, शारीरिक प्रतिक्रियात्मक, जैसे अंडाशयी वृद्धि, ये काम चालू करेगा। मैंने आपको ये थोड़ा सा डिटेल में बता दिया कि देखो FSH जो था वो पुट्टिका निर्माण को प्रेरित करता था, इन्होंने थोड़ा सा ही लिखा है बस ये। बट अपन को तो पता है ना FSH क्या करता है, तो वही लिख के आ जाएंगे ना अपन, ना तो ये गलत है ना ये गलत है। ये थोड़ा सा डिटेल में हो गया मामला, ये थोड़ा सा कम डिटेल में है, क्योंकि आपके कोर्स में इतना ही है ना, ज़्यादा भारी ज्ञान नहीं दे सकते आपको। ठीक है, छोटा सा दिमाग है। और भी एक और डायग्राम है, देखो मैं दिखाती हूँ। ये देखो एक और डायग्राम, देखो फ़र्क है इस डायग्राम में। एक तो देखो ये प्रोटीन हार्मोन के बारे में बता रहा है कि जैसे प्रोटीन टाइप के ये वाले हार्मोन के बारे में बताया कि ये वाले हार्मोन है ना वो इस तरह से आते हैं। ये जो मैंने डायग्राम बनाया ना इतना, ये पेप्टाइड वाले हार्मोन इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, इस वाली को। प्रोटीन वाले हार्मोन करते हैं इस वाले मैकेनिज्म को फॉलो, ऐसे ऐसे ये आना, बाइंड होना, ये मैसेंजर एक्टिवेट होना, फिर ये आदेश देंगे। लेकिन जो स्टेरॉयड होते हैं, जो अंडाशय निकालता है, वृषण निकालते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, बताऊँ वापस से बताऊँ, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजन, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ये वाले स्टेरॉयड, ये सारे हार्मोन, इनमें से आधे वृषण रिलीज करता है और आधे अंडाशय। ये लोग क्या करते हैं, ये डायरेक्ट एंटर होते हैं।
मतलब इनको ग्राही की ज़रूरत नहीं होती इतनी। देखो यहाँ पे बना रखा है क्या ग्राही, यहाँ पे बना कहाँ रखा है, यहाँ पे नहीं बना रखा, दिख रहा है क्या आपको, कहीं पे नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट एंटर हो रहा है। अब सोचोगे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे एंटर हो गया, डायरेक्ट कैसे एंटर हो रहा है, ये ग्राही कहाँ है इसका, मतलब अंडाशय वाली पे तो ग्राही था, अभी इसकी वाली पे ग्राही तो दिख ही नहीं रहा है, किधर है, नहीं ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि ये जो स्टेरॉइड बने होते हैं ना, ये जो स्टेरॉइड बने होते हैं ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। ये क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। अब सोचोगे कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया बीच में, हाइड्रोफोबिक का क्या लॉजिक है। लॉजिक इसलिए लगाया कि जो भी प्रोटीन के हार्मोन थे, विटामिन के हार्मोन थे, वो क्या थे, वो हाइड्रोफिलिक थे। उनको अंदर जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, घर के अंदर आने के लिए उनको परमिशन लेनी पड़ती थी, गेट को नॉक नॉक करना पड़ता था कि क्या मैं आ जाऊं, कि मैं आ गया। बट ये जो है ना स्टेरॉइड वाले, ये जो हार्मोन की लिस्ट मैंने बताई है, ये तो स्टेरॉइड है, ये तो हाइड्रोफोबिक है, ये तो हाइड्रोफोबिक है। इनको परमिशन की ज़रूरत ही नहीं है, इनको परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट एंटर होंगे, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है, डायरेक्ट एंटर होंगे। भाई जब मम्मी पापा घर में एंटर होते हैं तो वो क्या पूछते हैं क्या आपसे, क्या वो पूछेंगे क्या डोर नॉक करके कि क्या मैं आ जाऊं, नहीं ना, वो तो आ जाएंगे अंदर, उन्हीं का तो घर है भाई साहब। ये ही सिस्टम है, समझ रहे हो, मैं थोड़ा निमोनिक से रिलेट कर रही हूँ, हालांकि बहुत अजीब सा निमोनिक है, बट रिलेशन समझ रहे हो, कि एक तो परमिशन लेके आ रहा है, पहले वो आ रहा है तमीज़ के साथ, वो बाइंड हो रहा है कि मैं आ जाऊँ, तो फिर भी उसको आने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उसकी जो बात है ना वो अंदर तक लिया है कि भाई ये अंकल आए हैं, बताओ अंदर आने दे, क्या फिर बोलेंगे ना हाँ लिया हो, तो ही उनकी बात अंदर आएगी और उसके बाद ही उस हिसाब से कार्य होगा। बट यहाँ पे क्या होएगा, ये तो डायरेक्ट अंदर आएंगे और अपना काम, जो काम करने के लिए हैं वो काम करेंगे, जो स्टेरॉइड जो काम करने के लिए बने हैं वो काम करेंगे, ये डायरेक्ट एंटर होंगे, केंद्रक में जाएंगे, केंद्रक से डीएनए में जुड़ेंगे, डीएनए से ये बनाएंगे आरएनए। यहाँ पे देखो एमआरएनए, देखो लिख रहा है ना एमआरएनए, देखो कितना बढ़िया लिखा रखा है, एमआरएनए, फिर बनेगा प्रोटीन, और जिस काम के लिए बनाए गए हैं वो काम परफॉर्म करेंगे। तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर 22 एनसीईआरटी। और ये जो भी कंटेंट है ये एनसीईआरटी का ही है, ये जो भी कंटेंट है वो एनसीईआरटी का ही है, सारा क्रेडिट एनसीईआरटी को ही जाता है, और बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर 22 फिनिश। लास्ट में क्या है, इस चैप्टर की समरी है, कौन कौन सी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन निकाल रही है और उनके फंक्शन क्या है, ये देखो एक एक ही पेज में ख़त्म कर दिया, ये देखो एक ही पेज में ख़त्म कर दिया इन्होंने, सब है इसके अंदर। बट ये सब आपको तभी पढ़ना है जब आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है 10 बार, तब जाके क्विक, तब जाके आपको क्विक ये पढ़ना है एंड टाइम पे एग्जाम में कि हाँ इस चैप्टर में ये था, हाँ हाँ ये लाइन क्लियर है, ये हाँ सभी ये लाइन क्लियर है, हाँ चलो ठीक है। ये तभी हो पाएगा, ये तभी क्लियर हो पाएगा जब आपने पूरा चैप्टर अपनी पूरी 11th क्लास में कम से कम 10 बार पढ़ दिया हो, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, सब क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। जिसने ये मेरा पढ़ाया हुआ सारा पढ़ लिया उसको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली इन क्वेश्चंस में, 1% भी नहीं आएगी। और फिर भी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको जवाब मिलेगा। ओके, थैंक यू।